नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सिद्धि एफएम में, एक ऐसी दुनिया जहां साधारण इंसान अपनी मेहनत, साहस और अटूट संकल्प के बल पर अमरत्व की राह पर निकल पड़ता है। यदि आपको कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट्स, इमॉर्टल वर्ल्ड्स, रहस्यमयी शक्तियां, प्राचीन रहस्य, शक्तिशाली कबीले, दिव्य युद्ध और रोमांच से भरपूर लंबी कहानियां पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन कल्टिवेशन नॉवेल्स की हिंदी ऑडियो कहानियां मिलेंगी, जिन्हें आसान भाषा, दमदार नरेशन और रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। हर एपिसोड आपको एक नई यात्रा पर ले जाएगा, जहां कमजोर नायक अपनी बुद्धि, परिश्रम और अद्भुत अवसरों के सहारे महानतम साधक बनने की ओर बढ़ता है। तो अभी हमारे सिद्धि एफएम परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर अध्याय के साथ शक्ति बढ़ेगी, नए रहस्य खुलेंगे और रोमांच अपने चरम पर होगा। सिद्धि एफएम, जहां हर कहानी आपको अमरत्व की राह पर ले जाती है। विक्रम ने क्रिम्सन वेल गैंग में 2 दिन बिताने के बाद अपने गृहनगर लौटने का निर्णय लिया। उसके साथ नितिन और 2 अन्य साथी भी थे। चूंकि विक्रम अपने पूरे परिवार को बसाने की योजना बना चुका था, इसलिए वह सीधे रुई क्षेत्र की ओर बढ़ा और फिर अरावली माउंटेन की ओर लौटने का मार्ग पका। नितिन भी उसके साथ ही था, क्योंकि भविष्य में जब उसके परिवार को व्यवस्थित करने का समय आएगा तो ये साथी काफी सहायक साबित हो सकते थे। पता नहीं इन 3 वर्षों में मेरे माता पिता कैसे होंगे। घर की ओर लौटते हुए विक्रम के मन में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, उदासी, बेचैनी और अपने गांव की गहरी यादें। आखिर यह वही भूमि थी जहां उसने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए थे। भले ही उसके भीतर पिछले जीवन की स्मृतियां जाग उठी थीं, फिर भी उसके वे शुरुआती 18 वर्ष उसके अस्तित्व का हिस्सा थे। 6 दिन बाद एक धूल भरी कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई एक गाड़ी एक छोटे से गांव के बाहर आकर रुकी। गांव के प्रवेश द्वार पर पत्थर का स्तंभ लगा था, जिस पर क्राउचिंग बुल विलेज ठाकुर फैमिली लिखा हुआ था। परिचित दृश्य देखते ही विक्रम की आंखों में यादों की एक लहर दौड़ गई। उसने गाड़ी को गांव के बाहर रुकवा दिया और अकेले ही गांव के भीतर प्रवेश कर गया। गांव के प्रवेश द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर कहीं से उत्सव का शोर और संगीत की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अनुमान लगाया कि किसी घर में कोई बड़ा समारोह चल रहा है और पूरा गांव वहीं एकत्र है। वह सीधे अपने घर की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, संगीत और भी स्पष्ट होता गया और उसके कदम अनायास तेज हो गए। जल्द ही उसे 2 आंगनों वाला घर दिखाई दिया, जो चारों ओर बाड़ से घिरा हुआ था। घर के ऊपर बड़े बड़े विवाह के बैनर लगे थे। आंगन के भीतर और बाहर गांव के लोग बैठे, खड़े और बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और बच्चे खुशी से खेलते कूदते दिखाई दे रहे थे। क्या ये विनोद की शादी है? विक्रम ने सामने के दृश्य को देखते हुए मन ही मन सोचा। ये वही स्थान था जहां उसने अपने बचपन के 18 वर्ष बिताए थे, और अचानक उसे एक हल्की सी असहज परिचितता महसूस हुई। वह अपने परिवार में तीसरा पुत्र था। उससे ऊपर एक बड़ी बहन और बड़ा भाई थे, और नीचे एक छोटी बहन और छोटा भाई। उसका छोटा भाई उससे 5 वर्ष छोटा था और अब 16 वर्ष का होकर विवाह योग्य उम्र के करीब पहुंच चुका था। माफ कीजिए युवक, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तभी एक महिला, जिसकी त्वचा धूप और मेहनत से थोड़ी काली पड़ चुकी थी, एक बच्चे को गोद में लिए हुए उसके पास आए और पूछने लगी। उस महिला को देखते ही विक्रम के भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने भारी और रुंधे हुए स्वर में कहा, दीदी, मैं विक्रम हूँ। ये सुनते ही महिला की आंखें फैल गईं। उसने सामने खड़े उस युवक को देखा, जो अब किसी कुलीन युवा जैसा तेजस्वी लग रहा था, और अविश्वास से भर गई। फिर जैसे ही उसने उस चेहरे को ध्यान से देखा, जो उसके लापता भाई से मिलता जुलता था, उसकी आंखें नम हो गईं और उसकी आवाज कांप उठी, विक्रम, सच में तुम ही हो? 3 साल कहाँ थे तुम? बिना एक शब्द बताए चले गए। क्या तुम्हें पता है माँ बाप कितने परेशान थे? अच्छा हुआ तुम लौट आए, अच्छा हुआ तुम लौट आए। वह भावुक होकर बच्चे को समझाने लगी कि यह उसका मामा है। फिर वह जल्दी से गांव के भीतर दौड़ी और जोर से चिल्लाई, पिताजी, माँ जी, विक्रम लौट आया है। यह आवाज सुनते ही गांव में हलचल मच गई। विक्रम? कौन विक्रम? अरे वही मौर्य परिवार का तीसरा बेटा, जो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। पहले से ही अजीब सा लगता था लड़का, अब अचानक लौट आया है। और देखो कितना बदल गया है, राजसी सा दिखने लगा है। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ही देर में एक महिला के साथ 2 वृद्ध लोग बाहर आए। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरों पर जीवन की थकान और चिंता स्पष्ट झलक रही थी। विक्रम ने उन्हें देखते ही ठिठक गया। 3 वर्षों में उसके माता पिता उसकी कल्पना से कहीं अधिक बुए हो चुके थे। उसके होंठ कांपने लगे और वह धीमे स्वर में बोला, पिताजी। माँ। उस दिन पूरा क्राउचिंग बुल विलेज हिल उठा। मौर्य परिवार का तीसरा बेटा, जो 3 वर्षों से लापता था, अचानक घर लौट आया था। पहले तो लोग इसे सामान्य घटना मानते थे, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति पूरी तरह बदल गई।
विक्रम ने अपने छोटे भाई विनोद की शादी में सैकड़ों दावतों का आयोजन कराया, जो कई दिनों तक चली। उसने पूरे मौर्य परिवार के लिए भव्य भवन बनवाए और भूमि खरीदी। धीरे धीरे वह परिवार एक समृद्ध जमींदार परिवार में बदल गया। गांव के लोगों को भी उसने उदारतापूर्वक सहायता दी। ये घटना क्राउचिंग बुल विलेज में वर्षों तक चर्चा का विषय बनी रही। लेकिन विक्रम वहां अधिक देर नहीं रुका। केवल एक दिन बाद ही वह नितिन के साथ थंडरफॉल काउंटी की ओर निकल पड़ा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ दिन और रुक सकते थे, रास्ते में नितिन ने पूछा। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब यहाँ रुकने के लिए कुछ नहीं बचा है। वे सब सुरक्षित हैं और मेरा मन भी हल्का हो गया है। उसकी नजरें नीले आकाश की ओर उठ गईं। 3 वर्षों की दूरी ने उसे अपने परिवार के प्रति एक अजीब सी अनजान भावना दे दी थी, जहां अपनापन भी था और हल्का सा अजनबीपन भी। इसलिए वह सब कुछ व्यवस्थित करके बिना किसी मानसिक बोझ के आगे बढ़ गया। 9 दिन बाद वे थंडरफॉल काउंटी शहर के द्वार के बाहर पहुंच गए। भाई विराज, अब आपको हमारे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। आगे का रास्ता लंबा है, फिर कभी मुलाकात होगी, विक्रम ने विदा लेते हुए कहा। फिर मिलेंगे, विराज ने मुट्ठी बांधकर उत्तर दिया। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी दिख रहा था। कुछ दिन पहले उसने अपने पिता थंडरफॉल के मार्क्वस को विक्रम द्वारा दिए गए 13 ताबीज दिखाए थे, जिससे उसके संबंध और मजबूत हो गए थे और उसे परिवार में अधिक सम्मान मिलने लगा था। विक्रम और नितिन ने सम्मानपूर्वक विदा ली और स्पिरिट हॉर्स पर सवार होकर आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर पहुंचकर नितिन ने कहा, लगता है विराज अब तुम्हारे प्रति पहले से अधिक सौम्य हो गया है। विक्रम हल्का मुस्कुराया, वह मार्क्वस परिवार का नाजायज पुत्र है। अगर वह मेरे जैसे ताबीज मास्टर से संबंध बनाए रखता है तो उसे लाभ ही होगा। वह जानता था कि यह संबंध दोनों के लिए लाभदायक था। विराज ने न केवल बकाया भुगतान किया था, बल्कि भविष्य में ताबीज व्यापार में सहयोग की इच्छा भी जताई थी। विक्रम ने भी मन ही मन सोचा कि यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है अपने ताबीज बेचने का, वरना इतने ताबीजों को बिना किसी सहारे के बेचना कठिन होता। नितिन ने आह भरते हुए कहा, सच है, इस संसार में साधना और धन कमाना दोनों ही कठिन हैं। इसके बाद दोनों तेज गति से मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ गए। आधा महीना बीत चुका था। गरज, सूखी धरती के ऊपर आसमान में अचानक तेज गर्जना गूंज उठी। लगता है बारिश होने वाली है। स्पिरिट हॉर्स पर सवार विक्रम ने घने बादलों से ढके आकाश की ओर देखते हुए कहा। दिन भी ढल रहा है, आगे एक पुराना मंदिर है, आज रात वहीं विश्राम कर लेते हैं, नितिन ने काले पट्टे आसमान को देखते हुए सुझाव दिया। वीराने में पुराना मंदिर, भारी बारिश, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, विक्रम ने मन ही मन बुदबुदाया जब उसकी नजर सामने दिखाई देते जर्जर मंदिर पर पड़ी। लेकिन ऐसे मौसम में खुले आसमान के नीचे रात बिताना भी उचित नहीं था। दोनों ने अपने स्पिरिट हॉर्स को तेजी से दौड़ाया और कुछ ही देर में उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर बेहद जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, चारों ओर घास फूस उगी हुई थी, भीतर धूल की मोटी परत जमी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। विक्रम ने एक क्लीनिंग ताबीज का उपयोग करके थोड़ी सफाई की, फिर सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाए। इसके बाद उसने अपने स्टोरेज बैग से कच्चा मांस निकाला और 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को खिलाने लगा। ये छोटा सा जीव तो वाकई बहुत खाता है, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह उसे मांस को चट करते हुए देख रहा था। हाँ, पता नहीं यह इतना सारा खाना पेट में कहाँ समा लेता है, विक्रम ने भी जवाब दिया। हालांकि 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड अभी छोटा था, उसकी भूख असाधारण थी, वह एक बार में 5-6 किलो कच्चा मांस आसानी से खा जाता था। साधारण कच्चा मांस उसके लिए ठीक था, लेकिन अगर उसे तेजी से बनाना था तो उसे दानव जानवरों का मांस खिलाना पड़ता। लेकिन दानव जानवरों का मांस बेहद महंगा था। उदाहरण के लिए, मौर्य परिवार द्वारा बेचा जाने वाला सबसे सस्ता मांस भी 5-6 किलो के लिए एक स्पिरिट स्टोन का था। इसलिए विक्रम समझ गया था कि 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को चौथी रैंक तक पहुंचाने में भारी धन और संसाधन लगेंगे। थोड़ी देर बाद कुत्ता पेट भरकर सो गया और दोनों ध्यान लगाकर साधना करने लगे। रात गहराने लगी और बाहर बारिश शुरू हो गई। तभी अचानक बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ध्यान में बैठे विक्रम और नितिन दोनों ने आंखें खोल दी। मंदिर का दरवाजा चरमराया और भीतर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक युवा लड़की प्रवेश कर गए। बूढ़ा व्यक्ति दुबला पतला था, काले वस्त्र पहने हुए और उसकी पीठ पर एक धूसर सा गठरी बंधी थी। उसने भीतर बैठे विक्रम और नितिन को देखा, आंखें हल्की सी सिकोड़ ली और हाथ जोड़कर बोला, हम बूढ़ा और मेरी पोती बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं। आशा है हमने आपको परेशान नहीं किया। यह मंदिर हमारा भी नहीं है, आप आराम से रहें, विक्रम ने शांत स्वर में कहा और लड़की की ओर नजर डाली। वह लड़की लगभग 16-17 वर्ष की थी। गुलाबी धुएं जैसे लंबे वस्त्र में लिपटी हुई, उसका चेहरा अत्यंत सुंदर नहीं था, लेकिन बहुत कोमल और आकर्षक था। गोरा चेहरा, हल्की मासूमियत और गालों पर बचपन की झलक। बारिश की वजह से उसके वस्त्र भीग चुके थे और शरीर से चिपक रहे थे, जिससे उसकी नाजुक युवावस्था की आकृति हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिससे वह और भी असहाय और कोमल लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी, वहीं बूढ़े व्यक्ति का वस्त्र लगभग सूखा हुआ था।
बूढ़ा मुस्कुराया और लड़की के पास बैठ गया। विक्रम ने उसकी ओर देखते हुए मन ही मन नितिन से ट्रांसमिशन में कहा, ये बूढ़ा साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई अनेट मार्शल आर्टिस्ट है। नितिन ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ, एक पंख भी नहीं छू सकता, एक किक भी पास नहीं आ सकता, यह अनेट मास्टर की पहचान है। लेकिन ये बूढ़ा और लड़की असल में दादा पोती नहीं लगते, नितिन ने आगे कहा। कैसे? विक्रम ने पूछा। नितिन ने शांत होकर समझाया, उनके व्यवहार में कोई पारिवारिक अपनापन नहीं है। कौन सा दादा अपनी पोती को इतनी बारिश में भीगने देगा? और यह बूढ़ा एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स मास्टर है, जबकि लड़की में किसी साधना का कोई संकेत नहीं है, ये भी अजीब है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़की के इक्विपमेंट्स बंद हैं, वह बोल नहीं सकती। और जब उसने हमें देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखी, जैसे वह मदद ढूंढ रही हो। विक्रम चकित रह गया। तो क्या तुम नायक बनकर उसे बचाने का सोच रहे हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी नहीं, पहले देखते हैं आगे क्या होता है, नितिन ने शांत स्वर में कहा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपने गठरी से सूखा भोजन निकालते हुए बोला, क्या आप दोनों मुझे थोड़ी आग दे सकते हैं? मैं इन राशन को सेंकना चाहता हूँ, और मेरी पोती भीगी हुई है, उसे ठंड लग सकती है। वह धीरे धीरे आग की ओर बढ़ने लगा। विक्रम तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने सीने के पास हाथ डालकर ताबीजों को पकड़ लिया। उसे नितिन की बात याद थी, अनेक मार्शल आर्टिस्ट तीसरे स्तर के ची रिफाइनमेंट साधक के बराबर होते हैं और नजदीकी लड़ाई में बहुत खतरनाक होते हैं। वह पूरी तरह तैयार हो गया। लीजिए, आप आराम से इस्तेमाल करें, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही उसने ट्रांसमिशन किया, इसे मैं संभालता हूँ। विक्रम चुप रहा, लेकिन उसकी पकड़ ताबीजों पर और मजबूत हो गई। बूढ़ा आग के पास आया और लकड़ी उठाकर बोला, तुम दोनों ने अभी भोजन नहीं किया होगा, कुछ ले लो। घोर नाइन नेदरवर्ल्ड हाउंड अचानक जाग उठा और बुए पर गुर्रा उठा। विक्रम ने उसे शांत किया, लेकिन उसकी नजरें अब भी सतर्क थीं। हम पहले ही खा चुके हैं, नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मैं बस आग जला देता हूँ, बूढ़ा बोला। वह लकड़ी उठाने ही वाला था कि नितिन की मुस्कान अचानक ठंडी हो गई। आग कम है क्या, या मैं और बढ़ा दूं? उसने कहा। अगले ही पल उसका वस्त्र फफडाया और वह तेजी से बुए पर हथेली से वार कर बैठा। हवा चीख उठी। बूढ़ा भी तुरंत प्रतिक्रिया में पीछे हटकर पलटवार करने लगा, लेकिन उसी क्षण नितिन की हथेली में एक अंगूठे के आकार की ज्वाला प्रकट हुई। धाम, दोनों हथेलियां टकराईं। बूढ़ा जोर से चीख उठा, उसका हाथ आग पकड़ चुका था। अगले ही पल आग उसकी बाहों से पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही क्षणों में वह जलकर राख में बदल गया। विक्रम ये देखकर स्तब्ध रह गया कि नितिन ने कितनी तेजी से हाथ चलाते हुए उस वृद्ध व्यक्ति को एक ही पल में भस्म कर दिया। वह केवल नितिन के इस निर्णायक और निर्मम कदम से ही नहीं चौंका था, बल्कि उसकी असाधारण युद्ध कला से भी हैरान था। नितिन ने अग्नि गोलक मंत्र को अपनी हथेली में समेटकर उसे अपनी जन्मजात मार्शल आर्ट्स के साथ मिला दिया था। उसकी उस एक प्रहार में इतनी भयंकर तपिश थी कि व्यक्ति की शक्ति पूरी तरह उभर भी नहीं पाए और वह उसी क्षण जलकर राख हो गया। उसका बचाव लगभग असंभव था। मैं शुरू में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने खुद ही मौत को न्योता दे दिया। नितिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फिर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मंत्र और मार्शल आर्ट्स का यह मेल काफी प्रभावी है। उस व्यक्ति को मारने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर वह विक्रम की ओर देखकर बोला, मैं उसके बारे में गलत नहीं था। वह बूढ़ा अच्छा इंसान नहीं था, उसके इरादे हमारे प्रति सही नहीं थे। वह सतर्क तो था, लेकिन उसकी तकनीक बहुत साधारण थी और वह जहर तक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। नितिन ने कहा, जहर? विक्रम चौंक गया और भ्रमित हो गया। उसने सोचा था कि नितिन ने केवल संदेह के आधार पर पहले ही हमला कर दिया, लेकिन उसने जहर की बात नहीं सोची थी। हाँ, संभव है कि जो सूखा भोजन उसने लाया था उसमें जहर मिला हो। और जब वह हमारे पास आग के पास आया तो उसकी आस्तीन में कोई कामोत्तेजक पदार्थ भी छिपा था। जब वह आग लेने के लिए झुका, उसी समय उसने हमें जहर देने की कोशिश की। उसने इसे छुपाया जरूर था, लेकिन उसकी विधियां बहुत उन्नत नहीं थीं। मत भूलो, मैं बचपन से ऐसे मामलों को देखता आया हूं। नितिन ने विक्रम को शांत करने के लिए समझाया। लगता है खतरे सिर्फ साधना संसार तक सीमित नहीं है, सामान्य दुनिया में भी संकट कम नहीं। मनुष्यों के तरीके वाकई अप्रत्याशित हैं। विक्रम ने आह भरते हुए सिर हिलाया। उसे अपने आप पर थोड़ा मूर्खता का एहसास हुआ, जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी हो और वह अभी शुरुआत करने वाला। उसे बुए व्यक्ति पर शक तो हुआ था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतने चालाकी से जहर देने की कोशिश करेगा। इसी समय नौनरक कुत्ता अपनी नींद से जागकर जोर जोर से भौंकने लगा था, जैसे उसने कुछ महसूस कर लिया हो। वास्तव में यह एक स्वर्गीय स्तर का राक्षसी पशु था, जिसमें वास्तविक आत्मिक रक्तरेखा की झलक थी। भले ही वह अभी एक छोटा सा पिल्ला था जो अधिकतर समय सोता रहता था, उसकी खतरे को भांपने की क्षमता अत्यंत तीव्र थी। इस घटना के बाद विक्रम ने मन ही मन निर्णय लिया, अगर भविष्य में ऐसी स्थिति फिर आए तो या तो तुरंत निर्णायक प्रहार करना होगा या फिर दूर रहना होगा।
अन्यथा उसके अनुभव और स्वभाव के कारण वह देर सवेर इन अनुभवी चालाक लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। दुनिया ऐसी ही है, चाहे कहीं भी जाओ, और जब तुम दुनिया में घूमो तो साधु, भिक्षु, बूढ़े, औरतें और बच्चों से विशेष सावधानी रखनी चाहिए, नितिन ने कहा। तो फिर बूढ़े, औरतें और बच्चे, इनसे सावधानी रखनी है, बाकी हम सुरक्षित हैं क्या? विक्रम ने पूछा। नितिन मुस्कुराया, नहीं, सभी से सावधान रहना चाहिए, बस इनसे और भी ज्यादा। इसी बीच गुलाबी वस्त्र पहनी वह नाजुक लड़की भी धीरे धीरे होश में आए। उसने अभी अभी देखा था कि नितिन ने एक ही प्रहार में उस बूढ़े को जला दिया था, जिससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई थी। अब होश में आने पर वह जल्दी से विक्रम और नितिन के पास आए और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा कोमल और दयनीय था, मानो वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। क्या वह ठीक है? विक्रम ने स्थिति को देखते हुए नितिन से पूछा। हाँ, वह बस एक साधारण इंसान है। लगता है उसे उस बूढ़े ने अगवा किया था, नितिन ने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर उसने उंगलियां चटकाईं और एक ऊर्जा की धारा निकलकर उस लड़की पर पड़ गई। लड़की ने हल्की कराह के साथ महसूस किया कि अब वह बोल सकती है। वह जैसे नींद से जागी हो और तुरंत भावुक होकर बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके भीतर का दुख इतना गहरा था कि वह फूट फूट कर रो पड़ी। पहले उसकी रोने की आवाज धीमी और तीखी थी, फिर धीरे धीरे वह जोरदार विलाप में बदल गई। विक्रम और नितिन एक दूसरे को असहाय दृष्टि से देखने लगे। नितिन ने ऊपर छत की ओर देख लिया, मानो वह इस स्थिति से दूरी बनाए रखना चाहता हो। रोना थोड़ा शांत होने पर विक्रम ने नरमी से कहा, ठीक है, अब सब खत्म हो गया। ये सुनकर वह लड़की आंसू भरे चेहरे के साथ उनके सामने झुक गई। ये दासी अदिति अपने जीवन की रक्षा करने के लिए दोनों युवा नायकों का धन्यवाद करती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चिंता मत करो, ये पैसे लो और कल हम तुम्हें पास के नगर ले चलेंगे, वहां से तुम अपने घर वापस जा सकती हो। विक्रम ने आह भरते हुए उसे उठाया और एक चांदी का सिक्का दिया। लेकिन तभी वह फिर से रोने लगी। मेरे माता पिता, वे मर चुके हैं, उस व्यक्ति ने उन्हें मार दिया। विक्रम का सिर दर्द करने लगा। उसने नितिन की ओर देखा, लेकिन नितिन अब भी छत की ओर ही देख रहा था, जैसे उसका इससे कोई संबंध ही न हो। क्या तुम्हारा कोई और परिवार है? विक्रम ने पूछा। नहीं, कोई नहीं। उस दुष्ट ने कहा था कि मेरे भीतर आत्मिक जड़ है और मुझे किसी साधक के लिए पत्नी बनाने की बात कही थी। जब मेरे माता पिता ने मना किया तो उसने पूरे परिवार को मार डाला। ये सुनकर विक्रम के भीतर हल्की सी कंपकंपी हुई। आत्मिक जड़। उसने तुरंत अपनी आत्मदृष्टि तकनीक सक्रिय की और अदिति को देखा। उसके चारों ओर हल्की आध्यात्मिक आभा थी। ये स्पष्ट था कि उसके भीतर आत्मिक जड़ मौजूद थी। हालांकि विक्रम की दृष्टि अभी प्रारंभिक स्तर पर थी, वह केवल ये बता सकता था कि आत्मिक जड़ है या नहीं, उसकी गुणवत्ता नहीं। नितिन ने भी आश्चर्य से उसे देखा। वे समझ गए कि जिसे उन्होंने साधारण समझकर बचाया था, वह वास्तव में आत्मिक जड़ वाली लड़की थी। ये जानकर यह भी स्पष्ट हो गया कि वह बूढ़ा, जो एक इनबॉर्न मास्टर था, उसके साथ ये लड़की क्यों थी। अदिति के दयनीय चेहरे को देखकर विक्रम ने हल्के से आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, तुम आगे क्या करना चाहती हो? मैं नहीं जानती। तो अभी तुम बेघर हो और आगे कोई योजना नहीं है? लड़की ने सिर हिलाया और फिर से रोने लगी। विक्रम ने अचानक कहा, पहली नजर में ही तुम मुझे बहुत आकर्षित लगी हो। क्या तुम मुझसे विवाह कर मेरे साथ घर चलकर जीवन बिताना चाहोगी? वह सोच रहा था, एक आत्मिक जड़ वाली, अकेली और बेघर लड़की को घर लाकर परिवार बनाना बेहतर ही होगा। बाहर पुराना और जर्जर मंदिर था और आसमान से मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। मंदिर के भीतर नितिन ये देखने ही वाला था कि विक्रम अदिति के साथ क्या निर्णय लेगा, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम के ये शब्द सुने, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर जैसे क्षण भर के लिए जम गया। वह हैरानी भरी नजरों से विक्रम को देखने लगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विक्रम अचानक इतना निर्लज्ज सा प्रस्ताव रख देगा। पहली नजर का प्यार, जीवन भर साथ रहने की बात। ये किस तरह का पहली नजर का प्यार है? ये तो साफ तौर पर उसके शरीर और आत्मिक जड़, स्पिरिट रूट के प्रति आकर्षण है। लेकिन नितिन ने अपने मित्र के इस फैसले में दखल नहीं दिया। वह जानता था कि उसका ये साथी, विक्रम, इस जीवन में कोई बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं रखता। वह बस शांति से जीना चाहता था, कुछ पत्नियां, बच्चों से भरा घर और अगर संभव हो तो कुछ आत्मिक जड़ वाले बच्चे। उसके सामने खड़ी लड़की सुंदर भी थी और उसके पास आत्मिक जड़ भी थी, साथ ही वह बेघर भी थी। इसलिए विक्रम का ये प्रस्ताव उसके दृष्टिकोण से पूरी तरह तर्कसंगत था। आखिरकार आत्मिक जड़ वाली महिला से संतान उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। नितिन के अनुसार विक्रम की वर्तमान स्थिति में एक ताबीज मास्टर होते हुए भी आत्मिक जड़ वाली परियां ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि गर्भधारण और प्रसव साधना करने वाली स्त्रियों की साधना शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए कई साधक स्त्रियां दाव साथी बनने को तैयार तो होती हैं, लेकिन संतान पैदा करने से बचती हैं। अदिति यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी पड़ गई थी।
उसकी आंसुओं से भरी आंखें विक्रम के शांत, आकर्षक चेहरे और उसकी लंबी काया को देखती रहीं। अगले ही पल उसके हल्के गालों पर एक शर्मीली लालिमा फैल गई। ये युवा नायक इतना सीधा कैसे बोल सकता है? भले ही कई कहानियों में कहा जाता है कि जीवन बचाने का बदला स्वयं को समर्पित करना होता है, लेकिन ये तो बहुत ही सीधा है। उसे तो उसका नाम तक नहीं पता था, और वैसे भी ऐसी बात पहले उसे करनी चाहिए थी, है ना? क्षण भर में अदिति का मन उलझ गया और वह घबरा सी गई। जब उसकी नजर विक्रम की शांत और कोमल दृष्टि से मिली तो उसका दिल तेजी से धक उठा और वह झेपते हुए सिर झुका गई। इस विषय में जल्दबाजी नहीं है, तुम आराम से सोचो और सुबह होने से पहले अपना उत्तर दे देना, विक्रम ने शांत स्वर में कहा। इतना कहकर उसने एक शुद्धिकरण ताबीज निकाला और अदिति की ओर सक्रिय कर दिया। क्षण भर में उसकी भीगी हुई गुलाबी पोशाक साफ और सूखी हो गई। यह एक साधारण सा तंत्र था, जादू का छोटा सा प्रदर्शन। भले ही विक्रम नैतिक सीमाएं रखता था और जबरदस्ती कुछ नहीं करता था, लेकिन वह अपने लाभ के लिए स्थिति को अपने पक्ष में करने से पीछे नहीं हटता था। यह क्या आप अमर हैं? अदिति ने आश्चर्य से पूछा। उसे अब तक ये समझ नहीं आया था कि नितिन ने उस बुए को एक ही प्रहार में जला दिया था। वह उसे कोई मार्शल आर्ट समझ रही थी। अब उसे स्पष्ट होने लगा था कि यह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साधक हैं। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, हम साधक हैं, जिन्हें तुम लोग अक्सर अमर कहते हो। साधक? अदिति भ्रमित हो गई। हाँ, जिनके भीतर आत्मिक जड़ होती है, वे साधना कर सकते हैं और साधक बन सकते हैं। वही बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें किसी साधक के लिए रखने की योजना बना रहा था, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मिक जड़ है। ये सुनकर अदिति फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में बोली, मेरे माता पिता उसी के कारण मारे गए। विक्रम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम तैयार हो? अदिति ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। उसकी आंखों में डर भी था और अनिश्चितता भी, लेकिन जब उसकी नजर विक्रम से मिली तो वह फिर से शर्म से लाल हो गई। ठीक है, फिर कल तुम हमारे साथ चलोगी। मेरा नाम विक्रम है। इसके बाद विक्रम ने एक साधारण आत्मिक अनुबंध निकालकर उसे विवाह संयम अनुबंध की तरह उपयोग किया। ये वस्तु उसने वर्षा पर्वत नियर टू माउंटेन के डाकू साधकों से प्राप्त की थी। यदि अनुबंध तोड़ा जाता तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और साधना में आंतरिक राक्षस उत्पन्न हो सकते थे। ये बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उपयोगी अवश्य था। इसके बाद विक्रम ने अदिति को अपनी स्थिति और साधना संसार के बारे में संक्षेप में बताया। साथ ही उसने बुरे व्यक्ति के पास आत्मिक जड़ पहचानने वाली वस्तु के बारे में भी जाना। आखिर में उन्हें वर्षा पर्वत के पुराने साधक के सामान से एक आत्मिक पहचान पत्थर मिला, जो पास आते ही आत्मिक जड़ की उपस्थिति पहचान लेता था। इससे स्पष्ट हो गया कि यह बूढ़ा किसी पतित साधक के लिए काम कर रहा था। पतित साधक वे होते हैं जो अपनी साधना की आशा खोकर सांसारिक सुख, शक्ति और धन में लिप्त हो जाते हैं और अक्सर आत्मिक जड़ वाले बच्चों की खोज में लग जाते हैं। अगले दिन विक्रम और नितिन अदिति के साथ यात्रा पर निकल पड़े। अदिति एक घोड़े पर बैठी थी। वह आगे थी, उसके साथ आत्मिक घोड़ा और 9 नरक कुत्ता भी था, जबकि विक्रम उसके हाथ और लगाम संभाल रहा था। उसका चेहरा हल्का लाल था, लेकिन वह अधिक झिझक नहीं रही थी। आखिरकार अब वह उसकी भावी पत्नी थी। कई दिनों की सावधानी के बाद भी यात्रा में कोई बाधा नहीं आई। 7 दिन बाद तीनों लोग सुरक्षित रूप से अरावली माउंटेन किंगजू पर्वत लौट आए। एक खेतीबाड़ी करने वाले प्रतिष्ठित कुल के रूप में मौर्य परिवार स्वाभाविक रूप से किसी भी अजनबी को अपने घर के भीतर आसानी से प्रवेश नहीं देता था। कम से कम अभी तक विक्रम को इतनी विशेष सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि वहां तैनात शिष्यों ने विक्रम को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने उसे अधिक परेशान नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि अदिति कोई साधक नहीं है बल्कि केवल एक सामान्य मनुष्य है, तो उन्होंने उसकी संक्षिप्त जांच की और उसे भीतर जाने दिया। उन्होंने केवल विक्रम से कहा कि वह जाकर चाचा अमरप्रीत को रिपोर्ट करे। धन्यवाद। विक्रम ने विनम्रता से सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और अदिति तथा नितिन को साथ लेकर अरावली पर्वत स्थित मौर्य परिवार के निवास की ओर चल पड़ा, जहां उसे अपनी स्पिरिट हाउस लौटानी थी और रिपोर्ट करनी थी। जब चाचा अमरप्रीत ने देखा कि विक्रम अपनी यात्रा से लौट आया है और साथ में एक युवती को भी ले आया है, तो उन्होंने उसे एक अजीब दृष्टि से देखा और कुछ क्षणों के लिए मौन रह गए। उन्हें याद आया कि जब विक्रम ने अनुबंध नवीनीकरण के समय विवाह और उपपत्नियों के बारे में पूछा था, तब ये बात साधारण नहीं थी। अब जाकर उसका कारण स्पष्ट हुआ। चूंकि वह मौर्य परिवार की स्त्रियों में से किसी को उपपत्नी के रूप में नहीं ले सकता था, इसलिए उसने बाहर से किसी को ला लिया। लेकिन ये केवल एक स्त्री का मामला था, इसलिए चाचा अमरप्रीत ने अधिक कुछ नहीं कहा। आखिरकार उपपत्नियों के विषय को छोड़ दे तो विक्रम ताबीज निर्माण में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था और मौर्य परिवार उससे अत्यंत संतुष्ट था। परंतु जब चाचा अमरप्रीत को पता चला कि अदिति के भीतर आध्यात्मिक जड़ स्पिरिट रूट है, तो उनका व्यवहार गंभीर हो गया। उन्होंने विक्रम को स्पष्ट रूप से बताया कि वह लोगों को ला तो सकता है, लेकिन साधकों या आध्यात्मिक जड़ वाले व्यक्तियों को अरावली पर्वत पर ऐसे ही नहीं ला सकता।
क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित थी। यदि हर कोई साधना करने लगे तो ऊर्जा पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि अरावली पर्वत पर कुछ अतिरिक्त लोगों का होना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, फिर भी नियम था। यदि इस प्रकार स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जाती तो हर कोई अपने रिश्तेदारों और मित्रों को यहाँ ले आता और पूरा अरावली पर्वत भीड़ से भर जाता। विशेषकर जब विक्रम अरावली घाटी में रह रहा था, उसे मनमाने ढंग से लोगों को लाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए चाचा अमरप्रीत ने कहा कि वह केवल 2 लोगों को ही ला सकता है। यदि भविष्य में और लोगों को लाना हो तो इसके लिए उसे आत्मिक पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना होगा। जहां तक 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड की बात थी, चाचा अमरप्रीत ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। साधकों के लिए किसी राक्षसी पशु को पालतू रूप में रखना सामान्य बात थी और मौर्य परिवार के नियम इसमें बाधा नहीं डालते थे। इसके अलावा ये पशु अभी छोटा था, एक छोटे भेड़िए जैसा पिल्ला, इसलिए किसी का ध्यान भी विशेष रूप से उस पर नहीं गया। चाचा अमरप्रीत ने केवल इतना कहा कि वह स्वयं सावधानी रखे ताकि घर के बच्चों को कोई नुकसान न हो। विक्रम ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर झुका दिया। धन्यवाद देकर वह 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड को गोद में उठाकर अदिति के साथ अपने निवास की ओर लौट आया। जब विक्रम अदिति को घर लाया तो उसकी सभी पत्नियां और उपपत्नियां स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं करती थीं। हालांकि मौर्य परिवार एक साधक कुल था, फिर भी विक्रम की पत्नियां मूल रूप से सांसारिक जीवन से आई थीं और उनमें पारंपरिक सोच गहरी थी। विशेषकर ताबीज निर्माण में विक्रम की प्रतिभा के कारण मौर्य परिवार में उसका स्थान बहुत ऊंचा हो गया था और अरावली घाटी में स्थानांतरित होने के बाद उसके घर का वातावरण अत्यंत सामंजस्यपूर्ण बन गया था। पति को प्रमुख और पत्नी को उसका सहारा मानने की धारणा अभी भी वहां जीवित थी। विक्रम ने जब अपनी पत्नियों को अदिति के दुखद अतीत के बारे में बताया तो वे सभी उसके प्रति सहानुभूति से भर गईं और उसे परिवार में जल्दी से घुलने मिलने में सहायता की। लेकिन परिस्थितियों के बदलाव और नए वातावरण के कारण अदिति अभी भी असुरक्षित महसूस कर रही थी और वह सबसे अधिक विक्रम से ही चिपकी रहती थी। वह जब भी उसे देखती उसके पास ही रहती। विक्रम को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह भी उसके साथ अधिक समय बिताता और धीरे धीरे उसके साथ अपने संबंधों को गहरा करता रहा। लगभग आधे महीने बाद अदिति ने पूरी तरह से अपना दिल खोल दिया। उसने अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। वह वीरू राज्य के वीरू काउंटी के अमर महल में एक विद्वान परिवार से आती थी। उसका एकमात्र जीवित रिश्तेदार उसका भाई अरमान था, जो साम्राज्य की परीक्षा देने राजधानी गया हुआ था। बाकी पूरा परिवार एक वृद्ध व्यक्ति के हाथों निर्ममता से मार दिया गया था। जब उसने पहले कहा था कि उसका कोई परिवार नहीं है, तो वह इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि उस समय विक्रम उसके भाई को ढूंढने नहीं जा सकता था। उस समय वह पूरी तरह भय और निराशा में डूबी हुई थी और नितिन तथा विक्रम उसकी एकमात्र आशा बन गए थे। उनकी सहायता उसके लिए अंधकार में प्रकाश की एक किरण जैसी थी। समय के साथ साथ जब वह विक्रम के और करीब आई तो उसे समझ में आया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसने विक्रम से अपने भाई अरमान को खोजने और उसकी वर्तमान स्थिति बताने का आग्रह किया। प्रतिशोध की बात उसने नहीं की, शायद उसे पता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा। विक्रम ने बिना किसी संकोच के उसकी बात स्वीकार कर ली। इसी बीच जब अदिति ने पूरी तरह विश्वास दिखाया तो विक्रम ने उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर अदिति शर्मा गई और धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद विक्रम ने चाचा अमरप्रीत की सहायता से अरावली पर्वत पर एक साधारण विवाह समारोह आयोजित किया और अदिति से विवाह कर लिया। आखिर वह लड़की अकेले उसके साथ आई थी, इसलिए विक्रम उसे उचित सम्मान और सुरक्षा देना चाहता था। विवाह के बाद अरावली परिवार के कई सदस्य और साधक शिष्य इस समारोह में शामिल हुए और वे सभी इस नए विवाह से आश्चर्यचकित थे। विक्रम फिर से विवाह कर रहा है। अभी तो वह यात्रा से लौटा है और एक नई स्त्री लेकर आया है। ये तो पहले ही कई बार विवाह कर चुका है। अब उसके बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या वह अब भी साधना कर रहा है या बस विवाह और परिवार ही उसका मार्ग बन गया है? हालांकि उनके बीच चर्चा चलती रही। विवाह समारोह सरल और औपचारिक ही रहा। बाद में सभी को भोजन कराया गया और उत्सव का वातावरण बनाया गया। इस विवाह में कुल 24 आत्मिक पत्थर खर्च हुए और अन्य अतिथियों द्वारा दिए गए उपहार विक्रम ने विनम्रता से लौटा दिए, क्योंकि वह किसी को यह आभास नहीं देना चाहता था कि वह विवाह के माध्यम से लाभ उठा रहा है। विक्रम ने अपने मित्र नितिन को भी एक लाल पैकेट दिया और उससे अनुरोध किया कि वह मेघालय घाटी से संपर्क कर अदिति के भाई अरमान को ढूंढने में सहायता करे। भोज समाप्त होने के बाद विक्रम विवाह कक्ष की ओर गया। अदिति जब उसने उसे देखा तो वह लाल जोड़े में सजी हुई पलंग पर बैठी थी, सिर पर घूंघट डाले हुए। उसके लाल जूते हल्के से सिमट गए जब वह उसकी आवाज सुनकर हल्की घबराहट में आ गई। विक्रम ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसका घूंघट उठाया। उसका चेहरा किसी निखरी हुई मूर्ति जैसा कोमल और सुंदर था और वह हल्के से शर्मा रही थी। पति, उसने धीमे स्वर में पुकारा। अदिति, अब विश्राम का समय हो गया है, विक्रम ने उसे देखते हुए कहा और धीरे से उसके पास बैठ गया। पति, अभी दिए बुझाए नहीं गए हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके होंठों से हल्की कांपती हुई आवाज निकल गई।
अगली सुबह सूरज की एक सुनहरी किरण अरावली पर्वत के हरे भरे बांसों की पतली शाखाओं को चीरती हुई कमरे के भीतर प्रवेश कर गई और बिस्तर के पास बिखरे हुए लाल विवाह वस्त्र पर आकर ठहर गई। उस लाल वस्त्र की सिलवटों पर पति रोशनी उस पूरी रात की कहानी अपने भीतर समेटे हुए थी। बिस्तर के पास ही जमीन पर एक जोड़ी जूते, कढ़ाई वाले कपड़े के जूते, गुलाबी रंग का कमरबंद जिस पर कमल के फूल बने थे और अत्यंत कोमल शुद्ध सफेद रेशमी मोजे बिखरे पड़े थे। बिस्तर पर अदिति का कोमल शरीर कंबल में ऐसे सिमटा हुआ था जैसे कोई नन्ही सी बिल्ली हो। वह पूरी तरह विक्रम के हाथ को कसकर पकड़कर उसकी बाहों में सो रही थी। उसकी लंबी टांगें भी अनजाने में विक्रम के शरीर से लिपटी हुई थीं, और कंबल के बाहर उसकी जैद जैसी कोमल पिंडली का एक छोटा सा हिस्सा बाहर झलक रहा था, जिससे उसका नाजुक और सुंदर पांव दिखाई दे रहा था, जिसे आसानी से हाथ में थामा जा सकता था। जैसे ही विक्रम की नींद खुली, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत कसकर पके हुए है, जिससे उसकी सांस तक थोड़ी रुक सी रही थी। उसने आंखें खोली तो अपनी बाहों में अदिति को पाया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के कोनों पर अब भी आंसू के हल्के निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि वह रात भर रोती रही हो और डर के कारण उसे छोना नहीं चाहती थी। आंखों के कोनों में जमे आंसुओं को देखकर और उसकी लाल हो चुकी आंखें देखकर विक्रम के मन में एक अजीब सी कोमलता भर गई। उसे लगा कि अदिति सच में बहुत आसानी से रो पती है और उसका दिल बेहद संवेदनशील है। वह थोड़ा उठना चाहता था, लेकिन अदिति ने उसे इतनी कसकर पका हुआ था कि वह हिल भी नहीं पाया। अंत में वह फिर से लेट गया और उसे वैसे ही पके रहने दिया। वह शर्मीली थी और उसे सुरक्षा की गहरी आवश्यकता थी, इसलिए वह उससे ऐसे चिपकी हुई थी। अभी अभी उनकी पहली रात पूरी हुई थी, इसलिए विक्रम ने भी उसे थोड़ा और समय देने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद अदिति की पलकों में हल्की सी हलचल हुई। उसने अपनी नम आंखें खोली और विक्रम को देखा। उसकी आवाज थोड़ी भारी और नींद भरी थी। पति, जाग गई। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके कोमल गालों को सहलाया। अदिति ने कुछ नहीं कहा। वह बस धीरे धीरे अपने चेहरे को विक्रम की हथेली से रगड़ने लगी और अपने कोमल शरीर को और कसकर उसकी बाहों में समेट लिया। विक्रम बस शांत भाव से उसे थामे रहा और उसके बालों को सहलाता रहा। कमरे में एक अजीब सी शांति और अपनापन फैल गया था। कुछ देर बाद कंबल के बाहर निकले अदिति के छोटे से पांव हल्के हल्के हिलने लगे। उसके जैद जैसे नाजुक अंगूठे कभी सिकुड़ते, कभी फैलते, मानो वह अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रही हो। उसका चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से बोली, पति टिल्डा। फिर दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में आराम से लेटे रहे। उसके बाद धीरे धीरे बिस्तर से उठे। कपड़े पहनने के बाद अदिति अचानक पूछ बैठी, पति, क्या मैं गर्भवती हूँ? वह अब अपनी बहनों और घर के बच्चों को देखकर यह समझ चुकी थी कि विक्रम बच्चों से बहुत प्रेम करता है। उसके मन में भी कहीं न कहीं अपने लिए एक गर्म परिवार बसाने की चाह जाग चुकी थी। वह एक साथ डरी हुई भी थी और उत्साहित भी। वह फिर से एक नया, सुरक्षित परिवार चाहती थी। क्या तुम सच में अपने पति के लिए बच्चे चाहती हो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अदिति के कान हल्के से लाल हो गए और उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ। ये सुनकर विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके कान के पास हल्का सा चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर 10 बच्चे कैसे रहेंगे? ये सुनते ही अदिति का शरीर एक पल को अकड़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। 10 बच्चे? इतने बच्चों को पालने का समय कैसे होगा? वह घबराकर कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम हल्के से हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूँ, चलो खाना खा लेते हैं। हालांकि वह हंस रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह विचार सच में मौजूद था। आखिरकार अदिति के भीतर आध्यात्मिक जड़ स्पिरिट रूट थी। वह चाहता था कि उनके संतानें अधिक हों और उनमें से कुछ साधना की क्षमता लेकर जन्म लें। लेकिन वह अदिति की इच्छा का पूरा सम्मान करता था और उसे केवल संतान पैदा करने की मशीन नहीं मानता था। अगले दिनों में विक्रम हर दिन अदिति के साथ समय बिताता और उसे साधना की शिक्षा देता रहा। उसने जो साधना तकनीक इस्तेमाल की वह वर्षा पर्वत से प्राप्त एक प्राथमिक तकनीक थी, जिसका नाम दीर्घायु साधना था। ये तकनीक साधारण रिटर्न टू ओरिजिन से भी कुछ हद तक बेहतर थी और शरीर को धीरे धीरे उम्र बनने से बचाने में सहायक थी। विक्रम असल में अदिति की साधना प्रतिभा को परखना चाहता था। पहले चाचा अमरप्रीत केवल इतना बता पाए थे कि उसके भीतर स्पिरिट रूट है, लेकिन उसका प्रकार स्पष्ट नहीं था। कुछ समय बाद जब उसने उसकी साधना गति को देखा तो अनुमान लगाया कि अदिति के पास संभवतः 8वें स्तर की स्पिरिट रूट है, जो कि विक्रम की अपनी 9वें स्तर की रूट से थोड़ी बेहतर थी। लेकिन फिर भी वह संतुष्ट था, क्योंकि उसके लिए इतना ही पर्याप्त था कि उसकी पत्नी साधना कर सकती है और उनकी संतानों में भी आध्यात्मिक क्षमता आने की संभावना बढ़ जाती है। 1 महीने बाद निरंतर प्रयासों के बाद अदिति गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुआ। आखिर यह उसकी पहली स्पिरिट रूट वाली पत्नी थी। दोनों के पास आध्यात्मिक जड़ होने के कारण बच्चे में स्पिरिट रूट आने की संभावना काफी बढ़ गई थी, लगभग 10 में से 1 या 2। हालांकि यह संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन साधारण लोगों की तुलना में ये कई गुना बेहतर थी।
इसी बीच विक्रम ने वर्षा पर्वत से खरीदी गई एक विशेष तकनीक अमर सौंदर्य साधना के लिए आवश्यक सामग्री को याद किया। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए एकांत साधना करेगा और साथ ही इस तकनीक की नींव भी स्थापित करेगा। उस दिन उसे ये भी समझ आया कि उसकी सुंदरता ने भी उसके जीवन में भूमिका निभाई थी। यदि वह साधारण या बदसूरत होता तो शायद अदिति के साथ उसका संबंध इतना सहज नहीं होता। वह हल्के से मुस्कुराया और स्वयं से बोला, सुंदरता कई दरवाजे खोल देती है। इसके बाद वह साधना कक्ष में चला गया। वहां उसने अपनी भंडारण थैली से 5 प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री निकाली। लाल सोने का एक टुकड़ा, हरे लकड़ी का एक भाग, शुद्ध आध्यात्मिक जल, अग्नि तत्व पत्थर और पीली मिट्टी। ये 5 तत्व अमर सौंदर्य साधना के आधार थे। उसने उन्हें अपने सामने रखा और पद्मासन में बैठ गया। आरंभ। जैसे ही उसने तकनीक सक्रिय की, आध्यात्मिक ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगी और 5 सामग्रियां हवा में तैरने लगीं। धीरे धीरे उनसे ऊर्जा निकलकर उसके शरीर में समाने लगी। 10 दिनों बाद उसने इस साधना की नींव पूरी तरह स्थापित कर ली। अब ये तकनीक अपने आप काम करती रहती थी और धीरे धीरे उसकी आभा और रूप को और निखारती रहती थी। इसके बाद के दिनों में विक्रम अपने परिवार के साथ समय बिताता रहा। उसका बड़ा पुत्र विक्रम का पहला पुत्र शांतिपूर्वक नींद में था और उसके साथ एक नन्हा नेदरवर्ल्ड हाउंड खेल रहा था। घर में अब जीवन और भी अधिक भर गया था। कुछ समय बाद अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा बिना स्पिरिट रूट के पैदा हुआ। विक्रम ने उसे देखकर केवल हल्की मुस्कान दी। समय के साथ उसकी भावनाएं बदल चुकी थीं। अब हर जन्म उसे पहले जैसा उत्साहित नहीं करता था यदि उसमें आध्यात्मिक प्रतिभा न हो। वह धीरे से बोला, राजाओं के कई पुत्र होते हैं पर हर पुत्र समान नहीं होता। समय मानो पलक झपकते ही उठ गया और देखते ही देखते आधा वर्ष बीत चुका था। इन 6 महीनों में विक्रम के कुल मिलाकर 15-16 बच्चे जन्म ले चुके थे, लेकिन उनमें से किसी में भी आध्यात्मिक जड़ स्पिरिट रूट नहीं थी। ये बात विक्रम के मन में और भी गहरी बेचैनी और लालसा भर देती थी, खासकर अदिति के गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर। इसी बीच पिछले 6 महीनों की निरंतर साधना और प्रयासों के कारण विक्रम ने 5 और उपपत्नियों को गर्भवती कर दिया था। अदिति को छोड़कर, जो अभी अपनी पहली संतान को गर्भ में धारण किए हुए थी, उसकी बाकी 3 पत्नियां और 6 उपपत्नियां पहले ही अपनी दूसरी गर्भावस्था में प्रवेश कर चुकी थीं। यहां तक कि उसकी दोनों बहनें मोनिका और रिया भी अपनी तीसरी गर्भावस्था तक पहुंच चुकी थीं। एक दिन अपनी दैनिक साधना पूरी करने के बाद विक्रम अध्ययन कक्ष में गया और वहां उसने तावीज बनाने का कार्य आरंभ किया। ये दोनों कार्य अब उसकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। ची रिफाइनमेंट QE शोधन के तीसरे स्तर की साधना के साथ अब मध्य स्तरीय तावीज बनाना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा था। वह उन्हें सहजता से चित्रित कर लेता था, लेकिन उच्च स्तरीय तावीज अभी भी उसके लिए चुनौती बने हुए थे। उसकी आत्मिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा की सीमाएं, साथ ही ब्रश, स्याही और कागज की गुणवत्ता भी बाधा बनती थी। इसलिए वह केवल जोखिम उठाकर कुछ सरल उच्च स्तरीय तावीज ही बना पाता था। इसी कारण उसने वर्षा पर्वत से खरीदे गए उन्नत तावीज कागज और स्याही का केवल एक छोटा भाग ही उपयोग किया था, जिसे वह आपात स्थितियों के लिए सुरक्षित रखे हुए था। उसने योजना बनाई थी कि जब उसकी साधना और आगे बढ़ेगी तब वह एक उत्तम ब्रश खरीदकर अधिक प्रभावी तावीज बनाएगा। अभी उसके बनाए तावीजों की बिक्री का कोई मार्ग नहीं था, इसलिए वह उन्हें केवल स्वयं की सुरक्षा और आपातकालीन उपयोग के लिए ही तैयार कर रहा था। 2 मध्य स्तरीय तावीज बनाने के बाद विक्रम ने ब्रश रख दिया और अपने पत्नियों व उपपत्नियों के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने ही वाला था कि एक सेवक उसके पास एक पत्र लेकर आया। ये पत्र विराज का था। पत्र में पुराने संबंधों की चर्चा थी, हालचाल का आदान प्रदान था और यह भी लिखा था कि हाल ही में वह ठीक है। उसके पिता थंडरफॉल के मार्क्विस ने उसे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां सौंपी थीं। साथ ही उसने विक्रम की वर्तमान स्थिति के बारे में भी पूछा था। ये पहला पत्र नहीं था जो विराज ने भेजा था। अरावली पर्वत लौटने के बाद ये तीसरा पत्र था और विक्रम भली भांति समझता था कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। अब मेरे पास कुछ अतिरिक्त तावीज हैं जिन्हें बेचा जा सकता है। अगर अरावली मौर्य परिवार को पता भी चले तो भी वे मुझे दोष नहीं देंगे। विक्रम ने मन ही मन सोचा। पहले वह विराज को तावीज बेचने में इसलिए झिझक रहा था क्योंकि उसे डर था कि यह बात परिवार तक पहुंच जाएगी। यदि मौर्य परिवार को पता चलता कि वह निजी रूप से तावीज बेच रहा है तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब समय के साथ एक अनुभवी तावीज निर्माता के रूप में उसका अनुभव बढ़ चुका था और अतिरिक्त तावीज होना स्वाभाविक था। उसने तुरंत उत्तर लिख दिया कि उसके पास कुछ तावीज बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और यदि आवश्यकता हो तो वह सौदा कर सकता है। साथ ही उसने लेन देन की शर्तों के बारे में भी पूछताछ की। वह स्वयं अरावली पर्वत छोड़कर बिक्री करने नहीं जा सकता था, इसलिए आगे की प्रक्रिया विराज पर छोड़ दी गई। पत्र पूरा करने के बाद विक्रम ने उसे सेवक के माध्यम से डाकघर भेज दिया। अरावली मौर्य परिवार के पास सामान्य संसार में पत्र भेजने की व्यवस्था थी, लेकिन वह धीमी थी। पत्र पहुंचने में लगभग 1 महीना या उससे अधिक लग सकता था। आपात स्थिति में केवल संदेश तावीजों का उपयोग किया जाता था।
इसके बाद विक्रम पीछे के आंगन में अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ समय बिताने चला गया। यह अब उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। अदिति के उभरे हुए पेट को देखकर उसे उसके भाई की स्थिति भी याद आ गई। उसने अरावली पर्वत स्थित नितिन से मुलाकात की और पूछा कि क्या अदिति के भाई अरमान के बारे में कोई सूचना मिली है या नहीं, जो क्रिम्सन वेल गैंग से जुड़ा था। लेकिन नितिन ने बताया कि अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। 6 महीने से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी कोई समाचार नहीं था। इससे विक्रम के मन में भी संदेह गहराने लगा कि कहीं रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिर वह एक साधारण विद्वान ही था और राजधानी की लंबी यात्रा खतरों से भरी हो सकती थी। विक्रम ने तय किया कि कुछ और समय प्रतीक्षा करेगा और यदि फिर भी कोई समाचार नहीं आया तो वह विराज से मदद लेकर जांच करवाएगा। आखिर क्रिम्सन वेल गैंग का प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित था। पाटलिपुत्र के मायापुरी और नीलपुरी की सीमा पर एक जगह थी जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खड़ी चट्टानें थीं। घना कोहरा पूरे क्षेत्र को ढके हुए था, जिससे दूसरी ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस घाटी में वातावरण अत्यंत भयावह था, हर तरफ धुंध, चीखते हुए हवाओं के झोंके जैसे भूत प्रेतों की कराहें गूंज रही हों। उस गहरी घाटी के मध्य एक रक्तलाल झील थी, जिसकी सतह पर बुलबुले उठते और फटते थे और हर फटते बुलबुले के साथ अजीब सी चीख सुनाई देती थी। चारों ओर सफेद हड्डियों के ढेर पड़े थे जो वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। उस रक्त झील के बीच एक पारदर्शी कोकून था जिसमें कोई व्यक्ति कैद था। वह कोकून जीवित सा प्रतीत होता था, मानो सांस ले रहा हो। कभी कभी उसमें से रक्त लाल प्रकाश चमक उठता था। कुछ समय बाद, 3 महीने बाद, साधना कक्ष में बैठा हुआ विक्रम अचानक अपनी आंखें खोलता है। ची रिफाइनमेंट के तीसरे स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच गया हूं, लेकिन चौथे स्तर तक पहुंचने में अभी कितना समय लगेगा कहना कठिन है। वह धीरे से बड़बड़ाया। 1 वर्ष 4 महीने लगे थे उसे दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक पहुंचने में। अब वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तीसरे से चौथे स्तर की प्रगति पहले जैसी नहीं थी। यहाँ एक वास्तविक बाधा थी जिसे पार करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता थी। लेकिन उसे अधिक चिंता नहीं थी। अपनी साधारण प्रतिभा को जानते हुए भी वह इस गति से आगे बढ़ रहा था, यही उसके लिए बड़ी बात थी। अदिति की डिलीवरी अब जल्द ही होने वाली है। वह उठकर अपने वस्त्र झाड़ता है और साधना कक्ष से बाहर निकल जाता है। 11 दिन बाद अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के क्षण ही विक्रम को एक अजीब सी आत्मिक अनुभूति हुई, मानो किसी आध्यात्मिक जड़ की उपस्थिति ने उसे छू लिया हो। उसका हृदय तेजी से धक उठा। इस बार उसका बच्चा स्पिरिट रूट के साथ पैदा हुआ था। वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि पिछले 6 महीनों की प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। लगता है अब मुझे केवल उन्हीं स्त्रियों से संतान उत्पन्न करनी चाहिए जिनमें स्पिरिट रूट हो। वह मन ही मन सोचने लगा। जब दाई बच्चे को लेकर बाहर आई तो विक्रम ने उसे गोद में लिया और फिर अदिति से मिलने भीतर चला गया। अदिति अभी कमजोर थी क्योंकि ची रिफाइनमेंट की शुरुआती अवस्था में शरीर पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाता। वह बच्चे को दाई को सौंपकर स्वयं साधना कक्ष में लौट आया ताकि अपनी साधना जारी रख सके और बच्चे के स्पिरिट रूट में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर सके। कुछ घंटों बाद विक्रम ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस छोड़ी। ये पिछले वाले छोटे साथ की आध्यात्मिक जड़ से थोड़ा बेहतर है। अभी अभी की साधना के दौरान वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी साधना गति पहले की तुलना में 10% से अधिक बढ़ गई है। इसका अर्थ था कि इस बच्चे की स्पिरिट रूट गुणवत्ता उसके पहले स्पिरिट रूट वाले बच्चे अर्नव से बेहतर थी। लेकिन यह अंतर बहुत अधिक नहीं था। विक्रम ने अनुमान लगाया कि यह भी निम्न स्तरीय स्पिरिट रूट ही था, संभवतः 7वीं या 8वीं श्रेणी का, क्योंकि अर्नव के स्पिरिट रूट के बाद उसके मन में पहले से ही एक धारणा बन चुकी थी। सबसे अधिक संभावना 8वीं श्रेणी तक की ही थी और उसकी अपनी तुलना में ये संभवतः 9वीं श्रेणी की ही होती। ठीक है, यही काफी है। इस 10% की वृद्धि और छोटे सात के स्पिरिट रूट के प्रभाव के साथ मेरी साधना गति अब लगभग 8वीं श्रेणी की स्पिरिट रूट के बराबर पहुंच चुकी है। अगर मैं इसी तरह अधिक से अधिक बच्चे पैदा करता रहूं, भले ही वे सभी निम्न स्तरीय स्पिरिट रूट वाले हों, तो भी मात्रा के बल पर गुणात्मक परिवर्तन संभव है। शायद मेरी भविष्य की साधना गति दंतकथाओं में वर्णित हेवन स्पिरिट रूट से भी आगे निकल जाए। विक्रम ने स्वयं से बड़बड़ाते हुए संतोष की सांस ली। इस बच्चे के निम्न स्तरीय स्पिरिट रूट को लेकर उसे अधिक चिंता नहीं थी। उसके लिए यही बहुत था कि उसके बच्चे में स्पिरिट रूट मौजूद है, और भला इससे अधिक अपेक्षा भी कहाँ की जा सकती थी। इसके अलावा जब ये बच्चे बड़े होंगे और उनके स्पिरिट रूट पूर्ण रूप से विकसित होंगे तो यह उसके लिए एक और बड़ी वृद्धि होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब ये बच्चे बड़े होकर साधना करने लगेंगे तो उनकी शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उनके पिता यानी विक्रम की शक्ति को भी बाएगी। और यदि इन बच्चों में स्पिरिट रूट है तो आगे चलकर जब वे विवाह करेंगे और संतान उत्पन्न करेंगे तो संभावना है कि अगली पीढ़ी में भी स्पिरिट रूट जन्म ले। पीढ़ी दर पीढ़ी यह एक अनंत भविष्य और आशा का मार्ग था।
विक्रम ने जब ये सोचा कि आगे और अधिक स्पिरिट रूट वाले बच्चे होंगे, वे सब सफल साधना करेंगे, फैलते जाएंगे और वह स्वयं शांति से अपने जीवन का आनंद ले सकेगा, तो उसका मन प्रसन्नता से भर गया। 3 दिन बाद उसे एक और पत्र प्राप्त हुआ। यह विराज का था। पत्र में लिखा था कि यदि विक्रम के पास पर्याप्त तावीज हो तो वह अपने भरोसेमंद लोगों को भेजकर मायापुरी के पास आत्मिक पत्थरों के साथ व्यापार कर सकता है और अपनी ईमानदारी दिखा सकता है। पत्र पढ़कर विक्रम कुछ देर सोच में पड़ गया। उसने उत्तर दिया कि यदि विराज 3-4 महीने बाद आएगा तो वह लगभग 100 तावीज तैयार कर सकता है। आखिरकार काफी समय बीत चुका था और 100 तावीज बेचना उसके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ धन कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि वह विराज के साथ अपने संबंधों को भी इस व्यापार के माध्यम से मजबूत करना चाहता था। पहले विराज ने अपने पत्रों में बताया था कि वह थंडरफॉल के मार्क्विस भवन में कुछ प्रशासनिक कार्य देख रहा है। वह साधकों से संपर्क में था, जानकारी एकत्र कर रहा था, स्पिरिट रूट वाले लोगों की खोज कर रहा था और मार्शल जगत के माध्यम से साधना संसाधन जुटा रहा था। इसलिए विक्रम को लगा कि वह भविष्य में उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। एक तरफ वह उसके माध्यम से बिना स्वयं बाहर गए संसाधन प्राप्त कर सकता था, और दूसरी तरफ जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, विक्रम ने एक समस्या महसूस की। बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। मूल योजना के अनुसार वह चाहता था कि बच्चे जब किशोरावस्था में पहुंचे तभी उन्हें बाहरी दुनिया में भेजे। लेकिन अब स्थिति ये थी कि जब पहले बैच के बच्चे, विशेषकर दक्ष किशोर होंगे, तब तक उसके लगभग 70-80 या संभवतः 100 बच्चे हो चुके होंगे। इतने बच्चों का पालन पोषण संभव तो था, लेकिन ये पहले कभी अरावली वैली में नहीं हुआ था। कुछ समय पहले महेश ने भी उसे संकेत दिया था कि जन्म लेना ठीक है, लेकिन थोड़ा संतुलन रखना बेहतर होगा। और पहले सुरेश ने कहा था कि बच्चों को 6 वर्ष की आयु में बाहर भेजा जाए, हालांकि कुछ वर्ष अधिक रुक सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या के कारण अरावली मौर्य फैमिली शायद उन्हें लंबे समय तक नहीं रख पाएगी। इसी कारण विक्रम ने विराज के साथ संबंध और मजबूत करने का विचार और पक्का कर लिया। भविष्य में जब बच्चों को बाहरी दुनिया में रखना होगा तो वह क्रिम्सन वेल गैंग के अलावा विराज की भी मदद ले सकेगा, क्योंकि थंडरफॉल मार्क्वेस की व्यवस्था अधिक स्थिर और प्रभावी प्रतीत होती थी। जहां तक बच्चों को सीधे मौर्य परिवार में रखने की बात थी, विक्रम इसके पक्ष में नहीं था। उसे डर था कि बच्चे परिवार की कठोर सोच और नियंत्रण में ढल जाएंगे। समय बीतता गया, 2 महीने और निकल गए। विक्रम के 18वें और 19वें बच्चे जन्म ले चुके थे। जैसा अनुमान था, दोनों में से किसी में भी स्पिरिट रूट नहीं था। इन दोनों के जन्म के बाद विक्रम अब उत्सुकता से अपने 20वें बच्चे की प्रतीक्षा करने लगा था, जो लगभग 1 महीने बाद जन्म लेने वाला था। उसे लग रहा था कि 20 बच्चों की संख्या पर कोई न कोई सिस्टम अचीवमेंट अवश्य सक्रिय होगी। शरद ऋतु की साफ और ठंडी हवा में वह दोनों बच्चों को गोद में लेकर आंगन में टहल रहा था। आंगन में उसका 3 वर्ष का लगभग 4 वर्ष का सबसे बड़ा पुत्र दक्ष अन्य बच्चों के साथ 9 नेदरवर्ल्ड हाउंड के साथ खेल रहा था। लंबे समय से पाले जाने के कारण वह राक्षसी कुत्ता अब काफी बड़ा हो चुका था। उसकी काली चमकदार फर और माथे पर लाल निशान उसे भयावह बनाते थे। लेकिन बच्चों के सामने वह बेचारा अक्सर भागता फिरता था और जब कोई बच्चा गिरता तो वह तुरंत उठाकर मदद भी करता। उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे वह अपनी उम्र से बहुत अधिक जिम्मेदारी उठा रहा हो। उसके विपरीत राणा और प्रियंका शांत होकर अपने भाई बहनों को खेलते देखते रहते थे। विक्रम ने बच्चों, पत्नियों और गर्भवती पत्नी की ओर देखा और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। यही उसका साधारण जीवन था, साधना, परिवार और शांति। लेकिन वह जानता था, ये शांति कांच के बुलबुले जैसी नाजुक थी, इसलिए मुझे इस शांत और सुंदर जीवन की रक्षा करनी होगी, वह मन ही मन बोला। 1 महीने बाद उसका लंबे समय से प्रतीक्षित 20वां बच्चा जन्म ले चुका था। इस बार भी स्पिरिट रूट नहीं था, लेकिन उसी क्षण वह परिचित सिस्टम संदेश गूंज उठा। बधाई हो, होस्ट, आपने 20 संतानों का लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपको एक रिवॉर्ड ड्रॉ का अवसर प्राप्त हुआ है। आखिरकार, विक्रम ने उत्साह से कहा। बच्चे को संभालने के बाद वह सीधे अध्ययन कक्ष में गया और अपने 5वें ड्रॉ की तैयारी करने लगा। सिस्टम, ड्रॉ शुरू करो। क्षण भर में हल्के लाल रंग के पहिए पर सुनहरी रोशनी घूमने लगी और फिर वह धीरे धीरे एक स्थान पर आकर रुक गई। युद्ध कला तकनीक मार्शल आर्ट्स टेक्निक वाले हिस्से पर। डिंग, होस्ट को 100 खजाना परिष्करण शारीरिक शोधन तकनीक प्राप्त करने पर बधाई। ये पुरस्कार सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। होस्ट कभी भी इसे देख सकता है। एक पारदर्शी जेड की पुस्तक जैसी छवि सिस्टम की सूचना ध्वनि के साथ प्रकट हुई। 100 खजाना परिष्करण शारीरिक शोधन तकनीक, यह शरीर साधना की तकनीक है। विक्रम के चेहरे पर जो हल्की खुशी अभी अभी आई थी, वह उसी क्षण जमकर ठंडी पड़ गई। वह साधना करना चाहता था, लेकिन उसकी चाहत की साधना की तकनीक क्यूई रिफाइनिंग तकनीक थी, न कि शरीर शोधन की। साधकों की दुनिया में शरीर साधना भी एक मार्ग था, जिसे बॉडी रिफाइनिंग कहा जाता था।
क्यूई साधना की तुलना में शरीर साधना शुरुआती चरणों में साधक की कमजोरियों जैसे निकट युद्ध क्षमता और जीवित रहने की शक्ति को काफी हद तक पूरा कर देती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें समय, संसाधन और मेहनत बहुत अधिक लगती थी। अधिकांश साधकों के पास इतना समय और ऊर्जा नहीं होती थी कि वे दोनों क्यूई और शरीर साधना एक साथ कर सकें। आखिरकार अधिकतर साधकों के लिए उनकी साधना आधार, जादुई खजाने और दिव्य शक्तियां ही प्राथमिक होती थीं। शरीर केवल एक गौण चीज थी। एक सम्मानित अमर साधक भला आमने सामने की लड़ाई क्यों करना चाहेगा। शरीर साधना के फायदे शुरुआती चरण में जरूर थे। पहली बार जब मैंने तकनीक निकाली थी तब भी एक सहायक तकनीक मिली थी। अब फिर एक शरीर शोधन तकनीक। क्या क्यूई साधना की तकनीक पाना इतना कठिन है? विक्रम ने हल्की सांस छोड़ते हुए सिर हिला दिया। लेकिन चूंकि यह शरीर शोधन तकनीक है तो रहने देता हूं। कम से कम तरह तरह की क्षमताएं होना भी अच्छा है। और फिर शरीर ही अमरता की नींव है। दूसरे साधक शायद शरीर पर ध्यान न दें, लेकिन जिस मार्ग पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं वहां शरीर शोधन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने शरीर साधना को तुच्छ नहीं समझा था, बस वर्तमान चरण में वह क्यूई साधना में अधिक रुचि रखता था। लेकिन एक ऐसे साधक के रूप में जिसके कई पत्नी और उपपत्नियां थीं और आगे और भी बढ़ाने की योजना थी, उसे महसूस हुआ कि शरीर को मजबूत करना आवश्यक है। जल्द ही विक्रम ने सिस्टम स्पेस खोलकर प्राप्त तकनीक देखी। तकनीक 100 खजाना परिष्करण शारीरिक शोधन तकनीक। स्तर प्रामाणिक ऑथेंटिक ग्रेड। विवरण बेजाओ पर्वत की एक विरासत तकनीक जो मनुष्य के शरीर, मेरिडियन और हड्डियों को स्वर्गीय एवं पृथ्वी के खजानों से गढ़ती है, जिससे शरीर एक जादुई हथियार जैसा बन जाता है, अभेद्य वज्र समान और विभिन्न दिव्य क्षमताओं से युक्त। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वाह, ये तो सच में प्रामाणिक स्तर की तकनीक है। तकनीक का स्तर देखकर विक्रम चकित रह गया। साधना तकनीकें इस प्रकार विभाजित थीं: प्राथमिक, उन्नत, गहन, सीमांत और प्रामाणिक। प्रामाणिक स्तर सबसे उच्च स्तर था जिसके बारे में वह जानता था। इससे पहले मिली अमर कृपा तकनीक केवल सीमांत स्तर की थी, इसलिए वह और भी अधिक हैरान था। उसे लगा था कि सिस्टम केवल सीमांत स्तर की तकनीकें ही दे सकता है, लेकिन इस बार सीधे प्रामाणिक स्तर की तकनीक मिल गई थी। सच में ये सिस्टम कमाल है। तकनीक का विवरण पकड़ विक्रम ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय और पृथ्वी के खजानों से शरीर, मेरिडियन और हड्डियों को गकर शरीर को जादुई हथियार जैसा बनाना, ये कल्पना ही कितनी भयानक और शक्तिशाली थी। लेकिन अगर शरीर को जादुई हथियार जैसा बना दिया तो कहीं पुरुषत्व पर असर तो नहीं पड़ेगा। विक्रम के मन में अचानक एक चिंता उठी। वह हर दिन अरावली पर्वत पर रहता था और खाली समय में पुस्तकों का अध्ययन करता था। उसने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि कई शक्तिशाली तकनीकों के दुष्प्रभाव भी होते हैं। कभी शरीर बदल जाता है, कभी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, तो कभी स्वभाव ही बदल जाता है। अगर ऐसा हुआ तो वह इसे कभी नहीं साधेगा। लेकिन अधिक सोचने से पहले ही उसने मन को शांत किया और तकनीक को सक्रिय कर दिया। क्षण भर में तकनीक की गहन जानकारी, साधना विधियां, मार्ग और रहस्य उसके मस्तिष्क में किसी दिव्य ज्ञान की तरह प्रवाहित हो गई। कुछ समय बाद विक्रम ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। ये तकनीक अत्यंत गूढ़ थी। अगर सिस्टम सीधे इसे उसके मन में न डालता तो उसे समझना लगभग असंभव था, और अगर समझ भी लेता तो बिना मार्गदर्शन के साधना में गंभीर त्रुटियां हो सकती थीं। जहां तक उसके मन में उठी चिंता की बात थी, पूरा समझने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अनावश्यक थी। प्रामाणिक स्तर की तकनीकों में आमतौर पर ऐसे दुष्प्रभाव नहीं होते थे, लेकिन जितनी शक्तिशाली तकनीक उतनी कठिन साधना। विक्रम ने फिर से सांस छोड़ी। इस तकनीक की साधना विधि सरल लगती थी, शरीर को स्वर्गीय और पृथ्वी के दुर्लभ खजानों से गढ़ना। इसे एक साथ भी किया जा सकता था या चरणबद्ध तरीके से भी, लेकिन अंतिम लक्ष्य था शरीर को ऐसा बनाना कि वह टूट वज्र जैसा हो जाए, जो किसी भी दिव्य हथियार से टक्कर ले सके, एक इशारे पर ही भयानक शक्ति प्रकट हो सके। पर इसकी कठिनाई अत्यधिक थी। शुरुआत से ही दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता होती थी और हर चरण में और भी उच्च स्तर के खजाने चाहिए होते थे। अगर जरा भी गलती हुई तो शरीर टूट भी सकता था। लेकिन मैंने इसे पूरी तरह समझ लिया है। अगर धैर्य रखा जाए तो कोई समस्या नहीं। और इस तकनीक में एक विशेष मार्ग भी है, सीधे खजाने को शरीर में समाहित करने का। आम साधक ये नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास संसाधन ही सीमित होते हैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम है। विक्रम की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। फिर वह साधना कक्ष में गया और नीतो पर्वत से प्राप्त क्षतिग्रस्त ढाल के लोहे के टुकड़े को बाहर निकाला। उसने बैठकर 100 खजाना परिष्करण शारीरिक शोधन तकनीक शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके हाथों में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई और वे लाल होने लगे, जिससे धातु का सार उसके शरीर में समाने लगा। ठंडी काली लोहे की उस ढाल से एक ठंडक उसकी देह में प्रवेश करने लगी। 1 घंटे बाद उसने अभ्यास रोका और लंबी सांस छोड़ी। हालांकि मैं तीसरे स्तर की क्यूई साधना पर हूं, लेकिन शरीर अभी कमजोर है। 1 घंटे से अधिक साधना करना हानिकारक हो सकता है, और यह धातु ठंडी प्रकृति की है।
यदि केवल इसी से अभ्यास करूं तो छिपी चोटें हो सकती हैं। आगे चलकर 5 तत्वों का संतुलन आवश्यक होगा। विक्रम ने शरीर को खींचकर ढीला किया और आगे की योजना बनाने लगा। उस दिन विक्रम अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ बातचीत में व्यस्त था कि तभी एक सेवक ने आकर उसे सूचना दी। सेवक ने बताया कि बाहर कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है और साथ में एक प्रतीक चिन्ह टोकन भी सौंपा। जैसे ही विक्रम ने वह टोकन देखा, वह तुरंत समझ गया कि यह विराज के लोगों का संकेत है। वह तुरंत अपने अध्ययन कक्ष में वापस गया, वहां से सावधानीपूर्वक तैयार किया हुआ तावीजों से भरा एक सुंदर डिब्बा उठाया और आंगन की ओर चल पड़ा। अरावली पर्वत में किसी भी बाहरी व्यक्ति का यूं ही प्रवेश संभव नहीं था, इसलिए स्पष्ट था कि वे लोग बाहर ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब विक्रम अरावली पर्वत के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसे कुछ दूरी पर एक भव्य रथ दिखाई दिया। उस रथ पर थंडरफॉल महाराज के 3 अक्षरों वाला एक ध्वज लहरा रहा था। रथ के चारों ओर काले वस्त्रों में सजे, मजबूत और भारी भरकम शरीर वाले योद्धाओं का एक दल मौजूद था, जिनके हाथों में लंबी तलवारें और शक्तिशाली क्रॉसबो थे। वे सभी मजबूत घोड़ों पर सवार थे, जिनकी लंबाई विशाल थी, कंधे ऊंचे और शरीर चमकदार काले बालों से ढका हुआ था। उनकी गति और फुर्ती स्पष्ट रूप से असाधारण थी। इस समूह का नेतृत्व स्वयं विराज कर रहा था, जो भव्य रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। विक्रम को यह उम्मीद नहीं थी कि विराज स्वयं इस व्यापार के लिए आएगा, और वह भी इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ। इन काले वस्त्रधारी योद्धाओं की आभा से ही स्पष्ट था कि वे साधारण योद्धा नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय मार्शल विशेषज्ञ थे। फिर भी विक्रम इस बात को समझ सकता था, यह उनका पहला बड़ा लेन देन था, इसलिए विराज स्वाभाविक रूप से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहा था। इसके अलावा ये सौदा सैकड़ों आत्मिक पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स का था। थंडरफॉल महल के लिए इतनी बड़ी राशि कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए इसे यूं ही किसी सामान्य व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। भाई विक्रम, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। विराज ने विक्रम को आते देखा और तुरंत गर्मजोशी से अभिवादन किया। उसने बैंगनी सुनहरी मुकुट और भव्य बैंगनी रेशमी वस्त्र धारण किए थे, जिससे उसका व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक गरिमामय और प्रभावशाली लग रहा था। भाई विराज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार आप स्वयं आएंगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेरे पास वैसे भी अधिक कार्य नहीं था, इसलिए स्वयं आना उचित समझा। सच कहूं तो ये पहली बार है जब मैं इतने बड़े सौदे से जुड़ रहा हूं, इसलिए खुद आकर अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। वरना यदि रास्ते में कुछ अनहोनी हो जाती तो मुझे अपने पिता के सामने सिर झुकाना पड़ता। विराज ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा, थंडरफॉल महल की नींव मजबूत थी, लेकिन वह अत्यधिक समृद्ध नहीं था। यदि 100 से अधिक आत्मिक पत्थर खो जाते तो ये बड़ी क्षति होती। हाँ, भाई विराज मजाक कर रहे हैं। ये कार्य आपको सौंपना ही आपके पिता के विश्वास को दर्शाता है। इसके बाद विक्रम ने अपनी भंडारण थैली से तावीजों से भरा एक सुंदर रेशमी डिब्बा निकाला और विराज को सौंप दिया। विराज, ये वही तावीज हैं जिनका आपने आदेश दिया था। इसमें 20 अग्नि गोला तावीज, 20 जल ढाल तावीज, 20 विस्थापन तावीज, 20 छिपाव तावीज और 20 उपचार तावीज हैं। आप जांच सकते हैं। जहां तक मूल्य की बात है, ये पहले से तय बाजार मूल्य से 20% कम है। कुल 112 आत्मिक पत्थर। आप मुझे केवल 110 दे दीजिए, विक्रम ने कहा। डिब्बे में कुल 100 तावीज थे। बाजार मूल्य के अनुसार ये लगभग 140 आत्मिक पत्थर बनते थे, लेकिन पहले से तय समझौते के अनुसार विक्रम ने 20% छूट दी थी। वह ये सौदा इसलिए भी कर रहा था क्योंकि तावीज निर्माण की लागत उसके लिए बहुत कम थी। अधिकांश सामग्री वह अपने ही परिवार की सहायता से प्राप्त कर लेता था। विराज ने डिब्बा खोला और 5 प्रकार के तावीजों की ढेरियां देखकर उसकी आंखों में संतोष की चमक आ गई। यदि यह केप वह सुरक्षित वापस ले जाता तो थंडरफॉल महल में उसका स्थान और भी मजबूत हो जाता। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भाई विक्रम। उसने बिना अधिक जांच किए डिब्बा बंद कर दिया और आत्मिक पत्थरों की थैली से 112 आत्मिक पत्थर निकालकर विक्रम को सौंप दिए। धन्यवाद भाई विराज, विक्रम ने मुस्कुराकर पत्थर स्वीकार कर लिए। नहीं, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। विराज ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और रथ की ओर संकेत किया। उपहार? विक्रम थोड़ा चौंका। अगले ही क्षण रथ का पर्दा उठा। अंदर से एक आकर्षक आकृति बाहर आई, एक लाल बालों वाली महिला, जिसकी आंखें पन्ने जैसी हरी थीं और जिसकी सुंदरता में एक विदेशी आकर्षण था। उसके शरीर पर लाल परिधान था, जो उसकी गरिमामयी गर्दन, सुंदर कंधों और आकर्षक रूपरेखा को और भी उजागर कर रहा था। उसके साथ एक और महिला भी बाहर आई, जिसकी विशेषताएं लगभग समान थीं, लेकिन उसके बाल और आंखें गहरे समुद्री नीले रंग की थीं। दोनों के चेहरे मिलते जुलते थे, पर उनकी आभा बिल्कुल भिन्न थी। एक में अग्नि जैसी आकर्षक ऊष्मा और दूसरी में बर्फ जैसी ठंडी मोहकता। वे दोनों हल्के कदमों से आगे बढ़ीं और उनके हर आंदोलन में एक प्रशिक्षित योद्धा जैसी सटीकता थी। उनकी नंगे पैरों की हर हरकत में भी आध्यात्मिक ऊर्जा का नियंत्रण झलक रहा था, जिससे उनके कदम धरती को छूकर भी गंदे नहीं होते थे। आयशा अपने स्वामी को प्रणाम करती है। जोया अपने स्वामी को प्रणाम करती है।
दोनों ने झुककर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उनकी आवाज में एक में कोमल आकर्षण था और दूसरी में ठंडी गहराई, जो किसी के भी मन को विचलित कर सकती थी। स्वामी शब्द सुनकर विक्रम की भौहें हल्की सी उठ गईं। अभी कुछ पल पहले ही उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह उपहार क्या हो सकता है, लेकिन अब वह स्पष्ट हो गया था। विराज ने उसे वास्तव में 2 सुंदरियां उपहार में दी थीं। वह इन दोनों को देखकर स्वीकार करना भी अजीब महसूस कर रहा था। इस दुनिया में ऐसा व्यवहार असामान्य नहीं था। फिर भी विक्रम के मन में एक अजीब सी झिझक रह गई।